यूक्रेन का इशू समझने के लिए पहले हम इस पूरे एरिया को देख लेते हैं। यहाँ पर यूक्रेन के बॉर्डर की बात करें तो बेलारूस, देन रशिया, देन ब्लैक सी, फिर मोल्दोव, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, फिर पोलैंड है। ये ऊपर जो सी दिख रहा है वो बाल्टिक सी है, बट इसका यूक्रेन से बॉर्डर नहीं है। इसमें ये पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया ये सारे नाटो मेंबर्स हैं, बाकी नहीं है। मोल्दोव कंट्री न्यूट्रल है, नॉट प्रो रशिया, नॉट प्रो यूक्रेन, बट इसने रशियन अटैक को क्रिटिसाइज़ किया था। यूक्रेन में देखिए ये इसकी कैपिटल कीव है जो यूक्रेन की मेन रिवर नाइपर पर है। अच्छा, इधर ये टर्की है जो बॉर्डर तो नहीं है बट ये भी नाटो मेंबर है। नाटो मेंबर को मैंने क्यों एम्फिसाइज़ किया? बिकॉज इसका रिलेशन यहाँ के रीजनल कन्फ्लिक्ट से है, जिसको हम जब इस रीजन की और यूक्रेन रशिया वॉर की डायनामिक्स को डिटेल में देखेंगे तब और क्लियर होगा। इस एरिया से ये ब्लैक सी का भी एरिया इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी की तरफ किन कंट्रीज़ के बॉर्डर ओपन होते हैं? तो यहाँ देखिए ये रीजन यूक्रेन का है, ये रशियन ऑक्युपाइड रीजन है, क्रीमिया रशिया है, देन जॉर्जिया है, फिर टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ये ब्लैक सी के नॉर्थ में डॉनबास रीजन इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ क्रीमिया इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया में यहाँ देखिए सेवेस्टोपोल पोर्ट है जो रशियन फ्लीट का मेन बेस है और इसका यूज़ यूक्रेन के डीप रीजन्स में अटैक करने के लिए रशिया यूज़ करता है। देन यहाँ पे यूक्रेन में ओडिशा पोर्ट है और यहाँ मैरियोपोल जो सी ऑफ एजोव में पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सी ऑफ एजोव है और जो यूक्रेन की मेन रिवर है नाइपर रिवर, ये ब्लैक सी में आकर यहाँ मिलती है। यहाँ पर ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करती है। देन नीचे डार्डेनल्स स्ट्रेट है जो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करती है, जो फर्दर मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है। यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ करके टर्की ने रशियन वॉर वेसल्स को इन स्ट्रेट का यूज़ करके ब्लैक सी में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्लैक सी के कंटेक्स्ट में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव भी न्यूज़ में रहा है, जिसमें यूक्रेन के ये 3 पोर्ट्स जो आपको दिख रहे हैं ये कॉमर्शियल फूड एंड फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाना है। ये इनिशिएटिव यूएन एंड टर्की ने जुलाई 2022 में वॉर की वजह से हुए फूड सप्लाई डिसरप्शंस को सॉल्व करने के लिए किया था। अभी इसको फिर से रिवाइव करने की बात चल रही है। इस पूरे एरिया को देखने के बाद चलिए हम यूक्रेन रशिया जो प्रेजेंट वॉर हो रहा है उसकी क्रोनोलॉजी को समझें। मैप में तो 24 फरवरी को जब रशिया ने अटैक किया उसके पहले देखिए यहाँ बॉर्डर है यूक्रेन रशिया का, बट कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो रशिया द्वारा सपोर्टेड थे उन्होंने इस एरिया पर कब्जा कर रखा था, या डोनबास रीजन कहा जाता है। एक्चुअल में इसके पहले फरवरी 2014 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था और 2014 से 2022 तक यह डोनबास रीजन है। यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो रशियन बैक थे वो यूक्रेन से वॉर में लगे हुए थे। ये सेपरेटिस्ट का क्या मुद्दा है, आइए इसको देखते हैं। एक्चुअली जो प्रेजेंट यूक्रेन रशिया वॉर है उसका रिलेशन इन यूक्रेन के एरियाज़ में रह रहे इथनिकली रशियन लोगों से है। जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, आई मीन यूएसएसआर, तो यूक्रेन उसका सेकेंड मोस्ट पावरफुल पार्ट था। फिर यूएसएसआर के ब्रेक होने के बाद यूक्रेन एक अलग देश तो बन गया, लेकिन बट यहाँ के लोगों के इमोशंस को अलग नहीं किया जा सका। इसी इमोशंस को मिलिट्री और इलेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता रहा है। इसी क्रम में जब रशिया ने फरवरी 2014 में अटैक करके क्रीमिया को अनेक्स किया, तब से ये डोनबास रीजन जिसमें डोनेट्स्क एंड लुहांस्क आते हैं ये कन्फ्लिक्ट का सेंटर बना रहा। मई 2014 में प्रो रशियन रिबेल, जिसको यूक्रेन सेपरेटिस्ट ग्रुप मानते हैं, उन्होंने यहाँ रेफरेंडम करवाकर कहा कि हम यूक्रेन से इंडिपेंडेंट हैं। उस दिन से यहाँ की जनता, जिसमें 70% रशियन स्पीकिंग है, वो लड़ाई झगड़े और गोलीबारियाँ झेलती आई हैं। हालांकि इसको रोकने के लिए यूक्रेन एंड रिबेल्स ग्रुप के बीच में एक फेमस मिन्स्क एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। इसको बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में साइन किया गया, इसलिए इसका नाम मिन्स्क एग्रीमेंट माना है। पहला मिन्स्क 1 नाम से सितंबर 2014 में किया गया। इसका मेन मुद्दा था कि सीज फायर और प्रिजनर एक्सचेंज जैसे थे। यहाँ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिन्स्क एग्रीमेंट में 3 मेजर ग्रुप जो कोऑर्डिनेट करके इस एग्रीमेंट को फाइनल किए थे वो यूक्रेन, रशिया एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि वायलेशन दोनों तरफ से हुआ था और रिबेल ग्रुप थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश की, जिस वजह से 2015 में मिन्स्क 2 साइन हुआ, जिसमें इमीडिएट सीज फायर की बात और डोनबास रीजन में यूक्रेनियन लॉ के तहत सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई थी। बट अगेन यूक्रेन ने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, रशिया ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और ये ऑलमोस्ट फेलियर था। यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ या नाटो को लेकर भी रशिया ने आशंका जताई कई बार कि यूक्रेन को नाटो में लेने का प्लान है और इन सभी समस्या का कारण
नेटो या यूएस लेड अलायंस है। रशिया की एक और डिमांड है कि नेटो या यूएस लेड अलायंस यूक्रेन के रिबेल्स के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद करे। तो ये मसले अंदर अंदर होते होते इतने हो गए कि 24 फरवरी को रशिया ने फॉर्मल तरीके से यूक्रेन पर अटैक किया और मार्च 2022 आते आते ये रीजन आप जो देख रहे हैं यहाँ रशियन मिलिट्री के कंट्रोल में आ जाता है। इन एरियाज़ में लिमिटेड कंट्रोल और इन एरियाज़ में कंप्लीट कंट्रोल रशियन मिलिट्री का हो जाता है, जिसमें ये सुनी, खाकीव, मारियोपोल और यूक्रेन कैपिटल कीव का ये नॉर्दर्न पोर्शन ये आ जाएंगे। यूक्रेन को फिर वेस्टर्न आर्म्स का सपोर्ट मिलता है और एंटी टैंक वेपन्स दिए जाते हैं, जिसका उसको फ़ायदा हुआ और रशियन मिलिट्री जो कुछ एग्जॉस्टेड थी, लेस मोटिवेटेड थी, उसको यूक्रेन आर्मी कुछ हद तक पीछे खदेड़ने में कामयाब हो गई। ये ब्लू एरिया यूक्रेन का रीगेन्ड एरिया है। अभी की सिचुएशन समझिए तो ये नाइपर रिवर के साथ वाले एरियाज़ पर इन रीजन्स में फ़ाइट कॉन्टीन्यूस हो रही है। इस पूरे क्रोनोलॉजी को आप एक जगह ऐसे देखिए किस सीक्वेंस में वॉर के दौरान सिचुएशंस चेंज हो रही हैं।